क्वेश्चन में, वो हो गया था सॉल्व। कल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ट्रेन कवर्ड a certain distance at a uniform speed। जो कल टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, a train covered a certain distance at a uniform speed, ये किन से नहीं हुआ था? लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन नहीं हुआ था। चलो यही करेंगे, a train covered, तुमसे कौन सा वाला नहीं हुआ था? सारे हो गया तो मेरा क्वेश्चन शायद ठीक है। कितना आंसर आया था? डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये मैंने कल टेस्ट दिया था, उसमें क्वेश्चन था आपके पास, द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 2 hours less than the scheduled time if the train would have been slower by 10 kilometer per hour। कनिष्का, पेपर तो तुम्हारा मुझे सॉल्व करके आप दोगे ही। it would have taken 3 hours more, find the distance and speed, and वो भी जो टाइम स्पीड डिस्टेंस तीनों निकालना। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है डिस्टेंस टाइम का। आपको मैंने कहा था इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हाँ, इसमें ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टेस्ट पेपर निकालो, ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशंस का करवाने वाला है। ठीक है, बुक मैंने आपको सारी करवा दी थी, अब एक्स्ट्रा ही करवा रही, राइट। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और आज √3 इरेशनल नंबर वो भी मैं करवा दूंगी आपको। तो इस क्वेश्चन में जहां पर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस आएगा, एक जो पॉइंट टू बी नोटेड है, इक्वेशन मोर और लेस, क्वाड्रेटिक में तो स्पेशली इक्वेशन ना एक फॉर्मेट में बनती है, और वो मोस्टली होती है टाइम के फॉर्मेट। ठीक है, आप टाइम के फॉर्मेट में इक्वेशन बनाते हैं कि पहले टाइम कितना लगा, और टाइम के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर आपको दो चीजें मिसिंग होंगी, आपको डिस्टेंस भी नहीं दिया जाएगा, अगर ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस का है ना, तो डिस्टेंस कितना है वो नहीं दिया जाएगा, वो क्वेश्चन मार्क होगा। अगर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का होगा तो वहां डिस्टेंस होगा कि ट्रेन ना 384 किलोमीटर कवर कर रही है, 400 किलोमीटर कवर कर रही है। लीनियर इक्वेशंस में डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, और लीनियर इक्वेशंस में आपको दो तरह से स्पीड दी जाएगी, बढ़ा दी, कम कर दी, 5 से बढ़ा दी, फिर 10 से बढ़ा दी, दो बारी उसकी वेरिएशंस दी जाएंगी, एक बार बढ़ा दी, एक बार कम कर दी, या फिर एक बार बढ़ा दी है 5 किलोमीटर से, फिर एक बार 10 किलोमीटर से कर दे, तो ये चीजें आ गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक बार वेरिएशन दी होगी कि बढ़ा दी है 10 कम कर दी है, ऐसे कहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जहां पर आपको नहीं भी समझ में आता कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, आपने दो चीजें सपोज कर ली है, लेट द स्पीड x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर्स है, आवर्स है ना, तो मैंने वही यूनिट ले लिया। लेट द टाइम क्या हो जाएगा, y आवर्स। तो आप बता सकते हो डिस्टेंस कवर्ड कितना है, x इंटू वाई किलोमीटर। पहले केस में कह रहे हैं कि अगर स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो पहले तो स्पीड x थी, अगर फास्ट कर रहे हैं तो स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो कितनी हो गई x + 10। टाइम कितना लगेगा, बाय डिस्टेंस तो सेम रहा ना, है ना, तो डिस्टेंस सेम करने के लिए, जैसे अब वर्षमित नहीं आया है, अब लेट हो गया, उसको टाइम पे पहुंचना है, स्कूल टाइम पे पहुंचना है, लेट स्टार्ट करते हो घर से, तो स्पीड को बढ़ाते हो, क्या तेज चलो, इसका मतलब हम स्पीड को बढ़ाते हैं फॉर द सेम डिस्टेंस, टाइम को कम करने के लिए। ठीक है ना, तो हमने टाइम को कम किया 2 घंटे, तो पहले अगर y आवर्स था, तो अब टाइम कितना हो जाएगा, y - 2। अब ये थी स्पीड नई वाली, ये था टाइम नया वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस था वही आएगा, और पहले डिस्टेंस कितना था xy, तो अब भी डिस्टेंस कितना होगा xy, तो एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड वाली बताओ कैसे बनेगी, अब स्लो कर दे, अगर हम x - 10, तो टाइम कितना ज्यादा होगा, y + 3 इज इक्वल टू xy। हमेशा इस फॉर्मेट को याद रखना, आपने
इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करनी है, इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है। बहुत इजीली एक ही तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में भी एक तरह के, जैसे पाइप्स के क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, वो एक फॉर्मेट के ही हो जाते हैं। ठीक है, इसे लिख लो। इसको मैंने आपको सॉल्व करने के बारे में बताया था। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, xy प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू xy। ये कैंसिल हो गया, बन गया ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे क्या था, मैंने सेकंड इक्वेशन 10 माइनस 10 और x माइनस 10 प्लस ले लिया। अच्छा, यहाँ पर भी प्लस ले लिया, कोई बात नहीं, वो तो बेटा हो जाता है कवर। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोअर आ गया, ये आ जाएगा xy माइनस 10y प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू xy। सो यू गेट टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। तो आपके पास बन गया माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, करो सॉल्व दिव्यांशी, और ये आ जाएगा प्लस 3x। अर्शमित क्यों नहीं आया अभी तक? इसका मैसेज तो आ गया था, क्या आएगा? टाइम तो 12 बजे का ही था। x की वैल्यू क्या आ गई, 50। तो स्पीड जो है ट्रेन की वो है 50 किलोमीटर पर आवर। अब इस 50 को पुट इन एनी इक्वेशन, ये माइनस 100 हो गया। टाइम कितना आ जाएगा, और अगर डिस्टेंस निकालने को कहा है तो स्पीड इनटू टाइम विच इज 600। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद मैं एक्स्ट्रा और करवा रही हूँ जो नहीं दिया हुआ ना उसके अलावा। ऐसी जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 था ना, सम अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among certain children if there are 8 students less। मैंने आपको इक्वेशंस में कहा था, हमेशा पहला स्टेप है हम अपने दो एट्रीब्यूट्स को x और y की, x और y रिप्रेजेंट क्या करेंगे, उनको हम पहले एज्यूम करेंगे। इफ देयर आर 8 स्टूडेंट्स लेस, ईच विल गेट ₹10 मोर, एंड इफ देयर आर, सारे करवाने वाले दिए थे बेटा मुझे, 6 स्टूडेंट्स मोर, कुछ एक्स्ट्रा निकाला था उसमें, है ना, कुछ आपने ऐसा नहीं था कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम है उसमें आपके एग्जाम्पलर में जो 2-3 चीजें नहीं करवाई हुई है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में, तो मैंने वो डाली भी नहीं थी, बिकॉज आई वांट इसी को मास्टर कर लो, वो एग्जाम से पहले एक दिन पहले करवानी होती है, वैसी वाली इक्वेशन है। ठीक है, सो देयर आर 16 स्टूडेंट मोर, ईच वुड हैव रिसीव्ड ₹10 लेस। दो चीजें कौन सी हुई इसमें, स्टूडेंट्स एंड मनी। मनी भी कौन सा हुआ, जो हर एक बच्चे को मिलता है। ठीक है ना, जैसे हम मनी कलेक्ट करते हैं कि ₹100 लेके आओ पिकनिक के लिए, तो हर एक बच्चा 100 लेके आता है, क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो ₹4000 कलेक्ट हुआ। ठीक है, सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या ले लोगे, x, लेट द मनी पर स्टूडेंट इज इक्वल टू ₹5। अमाउंट पर स्टूडेंट जो कलेक्ट कर रहे हैं या जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ₹y है। तो अगर 8 बच्चे कम होंगे, पहले कितने बच्चे हैं
x, अगर 8 कम होंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8, 8 माइनस एक्स नहीं, x बड़ा है, x माइनस 8. ईच वुड रिसीव 10 मोर, हर एक बच्चे को कितना दोगे, y प्लस 10. और ये जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, जो ओरिजिनल आप बच्चे हैं और जो ओरिजिनल मनी सबको दे रहे हो, एक्स वाई. ये पता क्या होता है, 20 के दो फैक्टर्स है, 10 इंटू 2 भी है और 5 इंटू 4 भी है. ठीक है, इसको 5 से बढ़ा दिया, इसको 2 से कम, इसको भी 2, इसको 5 से कम कर दिया, इसको 2 से बढ़ा दिया, तब भी 5 4 20 ही आया. वो चीज हो रही है यहाँ पे. बात समझ में आ गया कि मैंने 30 लिया, उसको 10 इंटू 3 भी लिख सकती हूँ, उसको 5 इंटू 6 भी लिख सकती हूँ. वेरिएशन क्या करती हूँ कि इसमें -5 कर दो, इसमें +3 कर दो. समझ में आ गई बात है. ठीक है, जैसे मैंने अगर 6 इंटू 10 लिखा है तो मैं कहती हूँ इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना. तो मैं उस तरह से वेरिएशंस नंबर्स में लेके आती हूँ कि अगर एक नंबर को आप 8 से कम कर दोगे और दूसरे वाले फैक्टर को 10 से बढ़ा दोगे, प्रोडक्ट सेम रहेगा. ठीक है ना, बस इसमें अब ये देखना है कि वो अमाउंट निकलता कैसे. नेक्स्ट क्या था, 16 मोर, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 16. हर एक बच्चे के पास कितना आएगा, y माइनस 10. प्रोडक्ट क्या हो गया, x. इजीएस्ट है ये टू सॉल्व, जैसे आपका पहले वाला क्वेश्चन में था वैसा ही है. सॉल्व करोगे इसका आंसर, तुम्हें तो नहीं इक्वेशंस में प्रॉब्लम आ रही होगी अब, है ना. क्लास में रिविजन करते टाइम इक्वेशंस में प्रॉब्लम आई किसी को भी, क्लास में मतलब स्कूल की क्लासेस में, है ना, समझ में आता है ना इक्वेशंस का. और सिलेबस की तो ऑब्वियसली मार्च तक तो आई वांट कि आपका काम पूरा हो जाए, जितना भी आपका है. अगर एक दो चैप्टर्स एक्स्ट्रा रहेंगे जिसके है उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं कवर करवा देती हूँ. ठीक है, और मैं सिलेबस को उस हिसाब से चलाऊंगी सबके हिसाब से कि समझ में आए. तो ये 4 चैप्टर्स तो मे टेस्ट तक मुझे करवाने ही है. ठीक है, 4 का टारगेट तो मे टेस्ट में होता है. अब स्कूल वाइज क्या होता है, केवीएम कभी कभी एपी रख लेता है, बीसीएम ने पिछली बार कोऑर्डिनेट रखा हुआ था. हाँ, तो वो मैं फिर स्पेसिफिकली आपको करवा देती हूँ. ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ना, तो y की वैल्यू आ गई 30, x कितना आ गया 32. अगर 8 बच्चे कम होते कितने होते, 24, और ये हो जाता 40, फिर भी 960 आता. ठीक है, अगर 16 बच्चे ज्यादा हो जाते 48 और 20, तब भी 960. ठीक है, वेरीफाई करते हो हमेशा आंसर्स को अपने, किया करो, स्टेटमेंट प्रॉब्लम में बहुत जरूरी होता है. So there are 32 students in the class and each receives ₹30. ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो है डिजिट्स वाला. लिख लिया सबने ये कल टेस्ट पेपर में 2 स्टेटमेंट्स दी थी. नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर is 5. The digit obtained by increasing the digit in tens place by unity is 1/8 of the number. Find the number.
अपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स लीनियर इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर जितनी भी रिविजन्स हैं वो देख लेना, क्योंकि अब हम पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा इक्वेशन से, पर बहुत इजी चैप्टर है, उतना इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हद से हद 3 या 4 दिन लगते हैं। ठीक है, उसके बाद विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मई एंड तक तुम्हारा क्वाड्रेटिक स्टार्ट होना चाहिए। अभी आज तो 11th है, मई एंड तक तो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाए, सॉरी अप्रैल एंड तक आराम से हो जाए। वीकली जाके तुम्हारा 20th में, हाँ तब तक तो मैं सारा करवा, अच्छी बात है, सारा करवा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना, जब भी आपको डिजिट्स वाला क्वेश्चन दिया जाता है, तो एक 2 डिजिट का नंबर है, तो उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, जैसे 45, एक होगा यूनिट्स प्लेस पर और एक होगा टेंस प्लेस पर। ठीक है, तो हमारे 2 वेरिएबल्स जो है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आ गया? लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस। इसको ना अपने हिसाब से एक फिक्स टारगेट रखना कि हमने टेंस प्लेस पर डिजिट को x लिया है, क्योंकि अगर आपके पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 आती है, तो आपको पता नंबर 45 होगा, आपके माइंड में सेट होगा, पेपर में गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप गलती करोगे, बट मैं सच में कह रही हूँ, लास्ट टाइम के पेपर में ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो वेरिएबल निकालना होता है, जैसे कि अगर आपको ये निकालने को कहा गया है पूरी हाइट, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये वाली लेंथ निकालने को कहा गया, और ये जो इतनी लेंथ होती है ना, ये मान लो 7 दी हुई है, ये क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री में आगे। ठीक है, सो नाउ द टेंडेंसी क्या होती है बच्चों की या टीचर्स की भी, कुछ वो इसको h ले लेते हैं, ये जो बची हुई हाइट है ना, जैसे ये A B C दिया हुआ है, ये सच में कह रही हूँ ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये नहीं होता कि सबको सब गलती करते हैं, पर कोई एक बच्चा होता है जिसके लिए मैं कहती हूँ कि गलती वहां पर किसी से भी हो सकती है, आपको बस ध्यान देना है, कुछ ऐसी फिगर बन जाती है। ठीक है, और मान लो ये आपको 7 दिया है, आपको टोटल हाइट निकालनी। अब बच्चों, टीचर्स की भी टेंडेंसी होती है, वो कहेंगे कि BC को h ले लो, लेट BC बी इक्वल टू h। एंड में अगर आपको AC निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, 7 प्लस h। और बहुत बार, मतलब 100 में से 10 बच्चे तो होते हैं वो 7 प्लस h करना भूल जाते हैं। ठीक है, जल्दी काम कर रहे हैं, एक्साइटेड हो गए पेपर में कि आता है, इजी क्वेश्चन है, एक्साइटेड होकर हम लोग भूल जाते हैं, विच इज अ वेरी हार्ड कोर फैक्ट है। मेरे पास भी अभी बच्चे आए हैं आफ्टर सम दिस एग्जाम, दिस बोर्ड एग्जाम, उसने कहा मैं ऐड नहीं किया, ऐड करना भूल गए। अब भूल गए तो उसके लिए क्या हल है? उसके लिए मैं जो हल बताती हूँ, और सीरियसली एमसीक्यूज में बहुत काम आता है ये, बिकॉज एमसीक्यूज में जहां h की वैल्यू आई ना, और कॉम्पिटिशन बेस्ड एमसीक्यू होता है ना, वो ये BC की वैल्यू ऑप्शन में पहले दिया होता है, आपकी नजर आ जाती है, फटाफट से बात करते हो, कहते हो आंसर हो गया सॉल्व, पेपर चेक करने के बाद मार्क्स में वो -1 हुआ होता है। ठीक है, सो मैं हमेशा क्या कहती थी कि जो निकालना है ना, उसी वेरिएबल को x सपोज कर, मैं पूरे AC को x सपोज कर लूंगी, और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, h-7। तो आप जो भी आंसर निकालोगे h, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप वहीं पर छोड़ आते हो तो आपका आंसर गलत नहीं, आपको मार्क्स नहीं कटेंगे कि आपने फर्दर सॉल्व नहीं किया। ठीक होगी, आपकी कैलकुलेशन आपके फाइनल आंसर के साथ बिल्कुल मैच करेगी, वो अपने आप ध्यान रख रही है उस चीज। ठीक हो गया? तो ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने कोशिश किया था कि जब हम किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तो मैं x और y लिखवा रही हूँ बिकॉज स्टैंडर्ड है, अदरवाइज मैं क्या करती थी, 10 और यूनिट्स प्लेस पे ऐसे लिख लेती कि 10 प्लेस पे t है, यूनिट्स प्लेस पे o है। समझ में आ गया? या अगर 2 बच्चों का नाम दिया होता था तो मैं उसका एस आर ऐसे ले लेती थी कि जो बच्चा एस है दैट इज एस और दूसरा आर, और उसमें इक्वेशन फॉर्म करती थी कि एस की वैल्यू आई तो मुझे वो वेरिएबल निकलना, मुझे आर निकालना, राइट? सो हमें इस चीज को याद रखना है, डिजिट एट टेंस प्लेस एक्स, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस वाई। तो अगर हमारा नंबर फॉर्म होता है आफ्टर ऑल दिस वाई, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर को आप एक्स वाई नहीं लिखते हो, बिकॉज हमारे मैथ्स में ना वेग नहीं होता है, या एक चीज जो होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी कहा कि नंबर लिख लियो तो एक्स वाई, अदरवाइज एल्जेब्रा में एक्स वाई का मतलब प्रोडक्ट होता है।
ठीक है। फिर आपका अरिथमेटिक अलजेब्रा एक दूसरे को इन्फोर्स करेगा, इस चीज को याद रखना, जो चीज अरिथमेटिक प्लस करके कर रहा है अलजेब्रा भी प्लस करके वही आंसर देगा। एक्स और वाई की जगह अगर नंबर्स रख दोगे ना तो आपका अरिथमेटिक का आंसर और अलजेब्रा का फॉर्मूला सेम आंसर देगा, राइट। तो जब मैंने लिखा कि नंबर में टेंस प्लेस एक्स है, यूनिट्स प्लेस वाई है, तो याद करना बचपन में आपको छोटी क्लासेस में एक एक्सपैंडेड फॉर्म नंबर की सिखाई गई थी, तो वो यहाँ पे काम आती है। अगर मैंने नंबर लिखा है 93, इसका मतलब क्या होता है 9 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। 93 टुगेदर मीन्स 93 बोल रही हूँ, 93 नहीं बोल रही, ठीक है। तो अगर ऐसे ही टेंस प्लेस पे डिजिट एक्स है तो ये एक्स को मल्टीप्लाई करना है 10 से और y को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो मान लो अगर x y z ये 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, तो कैसे, अगर ये हंड्रेड्स पे लिया हमने, ये टेंस पे लिया, ये वंस पे लिया, तो इसे कैसे लिखोगे 100x प्लस 10y प्लस z, कि कल मेरे पास x y z की वैल्यू आएगी, आई पुट, मेरे पास आराम से वो नंबर 493 या जो 495 जो मैं चाहती हूँ वो आ जाएगा, ठीक है। आई विल नॉट राइट एक्स वाई जेड बिकॉज अगर मैं ऐसे 495 लिखते दिस इज द प्रोडक्ट, हमारी एम्बिग्यूटी नहीं है कि मैं एक्स वाई जेड से कहना क्या चाहती हूँ, समझ में आ गया। अगर आप अलजेब्रा में एक्स वाई जेड लिखते हो तो ये तो मल्टीप्लाई होता है, अब मैं कहूँ जी नहीं यहाँ पे आके तो एक्स वाई जेड का मतलब ये है, समझ में आएगा, दिस इज व्हाट वी मीन। And when we talk of digits, that means number will be from 0 to 9. 10 digit नहीं होता है, 11 is not a digit. 11 means digits are 1 and 1. Digit means a single number. Clear हो गया? तभी decimal system has 10 digits. Numbers तो बहुत सारे हैं. Decimal system has 10 digits. करते ना binary has how many digits? 2 करते हैं 0 and 1, और सारे नंबर्स को आप 0 और 1 की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो, तो हमारे सिस्टम्स अलग होते हैं लेकिन डिजिट्स सिंगल नंबर ही होंगे, राइट। तो 10x प्लस 5 आ गया। अब उसने कहा है, अब इक्वेशन को पढ़ो, द डिजिट ऑब्टेन्ड, डिजिट मतलब मुझे चाहिए सिंगल नंबर ही होगा, 10 11 12 नहीं बनकर आएगा। द डिजिट ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन टेंस प्लेस, तो ये टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन सा आपने लिया हुआ है, एक्स। एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं किससे, बाय यूनिटी। यूनिटी क्या होती है, 1, यूनिटी इज 1, ठीक है। यूनिट्स प्लेस नहीं बोलते, यूनिट्स प्लेस वंस प्लेस, तो यूनिटी इज द नंबर जो रिप्रेजेंट करता है, वो जो ये वर्ड नंबर रिप्रेजेंट करता है वो होता है 1। तो टेंस प्लेस को हमने किससे इंक्रीज किया, 1 से, और उसके बाद जो डिजिट बनकर आया दैट इज 1/8 ऑफ द नंबर। जो ये है चीज x प्लस 1 वो एक डिजिट होगा 7 8 9, ये 10 11 12 नहीं आएगा। पहली बात तो उसने ये क्लियर कर दिया कि x की वैल्यू आपकी 9 नहीं हो सकती, क्योंकि 9 प्लस 1 फिर 10 हो जाए। अगर ये एमसीक्यूज दिए हो ना हमें तो हम उस हिसाब से तुक्के मार के करते हैं कि अगर 9 दिया हो तो ऑप्शन पहले ही कर देंगे कि ये आंसर नहीं है। The digit obtained by increasing the digit in tens place by unity is 1/8 of the number, और sum of digits उसने दिया हुआ है 5, तो x plus y is equal to 5, ठीक है। अब तो हो जाएगा सॉल्व, ये दो इक्वेशन समझ में आ गई। 8x plus 8 is equal to 10x plus y, so 8 is equal to 2x plus y, 5 is equal to x plus y, सब्ट्रैक्ट किया, x की वैल्यू आ गई 3, अगर x 3 है तो y क्या है 2। अब अगर मेरे पास 3 2 xy हुआ ना तो नंबर मेरा डायरेक्टली बन जाएगा 32। अब वो कहता है यूनिट्स प्लेस को 1 से इंक्रीज कर दो, तो यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस को 1 से इंक्रीज किया तो क्या बन गया 4, एंड 4 इज 1/8 ऑफ द नंबर, इज फाइन, ठीक है ना। हमने वेरीफाई भी कर लिया अपने आंसर। समझ में आ गया तो क्लियर है ना। डिजिट्स का एक और क्वेश्चन देती हूँ,
A two-digit number. A two-digit number is 7 times the sum of its digits. 7 times the sum of its digits. The number formed by reversing the digits is 18 less than the original number. Find the number. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा ना, मैंने आपको कहा था डिजिट्स वाला क्वेश्चन दिखेगा, 3 लाइनें तो पहले ही पेपर में अपने लिख देना। पहली लाइन कौन सी होगी? digit at tens place is equal to x. Let the digit at units place. और अर्शमित तीसरी वाली लाइन कौन सी है? इसके बाद एक्स वाई के बाद हम क्या करेंगे? हाँ जी अर्शमित बता क्या होगा? therefore the original number क्या हो जाएगा बताओ? इसके बाद आओ अपनी जो भी आपको इस एक्स और वाई में रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं जिनसे हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है। टू डिजिट नंबर कौन सा था वो नंबर? 10x प्लस वाई इज इसका मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स का मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसको? x। फिर अगर आपको वर्ड रिवर्सिंग द डिजिट्स का दिख रहा है तो आप देखोगे therefore the रिवर्स नंबर x की जगह y, y की जगह x। 54 का बन गया 45, 39 का बन गया 93, समझ में आ गया? 15 का बन गया 51, इस तरह से। तो नंबर क्या बन जाएगा रिवर्स्ड? 10y प्लस x। द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इस पूरी फ्रेज की जगह मैं क्या लिखूंगी? 10y प्लस x। 10y प्लस x इस का मतलब हो गया इक्वल टू 18 लेस मतलब 18 माइनस करना है किससे? ओरिजिनल नंबर से। 10x प्लस वाई माइनस 18। समझ में आ गया ना? इंग्लिश को हमने किया है कन्वर्ट टू आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज। मैथमेटिकल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विद इक्वेशंस विद सिंबल्स। इसमें मैंने वर्ड एक्स वाई चाहे हमने वो वेरिएबल लिखे पर मैंने इज आर द वो प्रीपोजिशंस वर्ब्स कुछ नहीं यूज किया आपका इसमें। समझ में आ गया? So mathematical language is language of equations और numbers और calculations। ठीक है, तो दो हमारे पास ये equations बन गई 2 वेरिएबल्स के साथ। अब इसको सॉल्व करना है। x की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू 2y आ गया और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 9x माइनस 9y माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू आ गई 4। अब मेरे पास x4 आ गया, y2, तो मुझे पता है नंबर क्या है 42। दिमाग में बैठा होगा कि x को मैं 10th प्लेस ही ले रही हूँ, तो वहां पर पेपर में सोचने नहीं बैठोगे कि x क्या है y क्या है। और अगर हमारे पास कम टाइम होता है, लास्ट के 5 मिनट थे, फटाफट जल्दी जल्दी में क्या गलत किया, तो वो चीज हमारी कवर हो जाती है। समझ में आ गया? ऑनलाइन सहज समझ में आ गया बेटा? यस मैम। आर्यन अब क्वेश्चन सॉल्व हो रही है? यस मैम। चलो नेक्स्ट लिखो 10% of red balls were added to 20%
of blue balls, and total was 24. Yet 3 times the number of red balls exceeds the number of blue balls by 20. So find number of red balls and blue balls. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले हमें क्या चीज सोचनी है? x क्या है और y क्या है. हाँ, तो लेट नंबर ऑफ रेड बॉल्स x, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ना y. 10% ऑफ रेड बॉल्स क्या होगा? 10% क्या होता है? 10/100. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. रेड बॉल्स क्या हुई? x, तो क्या हो गया? 10/100x added to 20% of blue balls and the number is 24. ठीक है. अब नेक्स्ट वाली, yet 3 times the number of red balls. 3 times का मतलब 3 मल्टीप्लाई हुआ किससे? रेड बॉल से. रेड बॉल्स का आपने क्या रखा हुआ है? x, तो क्या हो जाएगा? 3x. एक्सीड्स, तो पहली बात तो ये 3 टाइम्स बड़ा है कि हमारी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स वाला बड़ा है? रेड बॉल 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स एक्सीड्स रेड बॉल्स वाला नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है. ठीक है. किससे? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो कि है y. कितना बड़ा है? ठीक हो गया. तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 240. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी आपके एग्जाम्पलर में भी है और हो सकता है आपके टर्म पेपर्स में आ जाए, क्योंकि अब टीचर 3-4 साल में सब कुछ एग्जॉस्ट कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन आ जाता है. चलो नेक्स्ट है, हो गया ना सॉल्व. अब नेक्स्ट वाला ये एग्जाम्पलर में भी है. अ रेलवे हाफ टिकट. क्वेश्चन एग्जाम्पलर से ले लूंगी वरना बड़ा लंबा सा लिखवाना पड़ जाता. A railway half ticket costs half the full fare
क्वेश्चन नंबर 10 जो है, a railway half ticket costs half the full fare, but reservation charges are same. Reservation charges are same. चलो, a railway half ticket costs half the full fare, but reservation charges are same. लिख लो. Reservation charges are same of a half ticket as a railway half ticket costs half the full fare, a railway half ticket costs half the full fare, but reservation charges are same on a half ticket as on a full ticket. One reserved first class ticket from station A to B cost 25-30. One reserved first class ticket from station A to B costs rupees 25-30, and also one reserved first class ticket from one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket. इसकी भाषा समझ नहीं आती बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन. ठीक है, one reserved first class ticket and one reserved first half ticket, first class half ticket from A to B cost 38-10. सच्ची कह रही हूँ, उसकी भाषा ही समझ नहीं आती. अगर एक सिंपल से, अगर मैं वही कहती ना, इसको इंग्लिश में, इंग्लिश लिखा हुआ ना, इसको हिंदी में ट्राई करना. बच्चों की टिकट हाफ होती है ना, वो चीज है इसमें. तो उसमें रिजर्वेशन चार्जेस सेम होते हैं, राइट. जो फेयर होता है ना, वो दो हिस्सों में लगता है. फेयर क्या होता है? डिस्टेंस कवर करने का डिस्टेंस जो होता है, राइट. जो सीट चार्जेस हो गए या जो भी है, रिजर्वेशन चार्जेस सेम है सबके लिए. तो यहाँ पर दो चीजें दी हुई है कि रिजर्वेशन चार्जेस है और दूसरे है फेयर. ठीक है. सो लेट द रिजर्वेशन चार्जेस is equal to rupees X. Let the fare is equal to rupees Y. फुल फर्स्ट क्लास फेयर आ गया, वो हो गया Y, और रिजर्वेशन चार्जेस हो गए X. ठीक है. अब दो तरह की टिकट्स की हुई है, एक तो है फुल और एक होती है हाफ टिकट. फुल में रिजर्वेशन चार्जेस तो दोनों के सेम है, फुल में भी X रुपीस लगेंगे और हाफ में भी X लगेंगे. इस फुल टिकट में जो फेयर है, अगर वो Y लग रहा है तो हाफ में कितना हो जाएगा? Y. बस इतना सा काम है. One reserved first class ticket from station A to B is 25-30. तो क्या हो गया? X plus Y is 25-30. One reserved first class ticket, one reserved first class half ticket. One reserved ticket plus X plus Y by 2 is equal to 38-10. मैंने वही कहा था, इसकी भाषा ही थोड़ी ऐसी है, अदरवाइज एक क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. कोई वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट कुछ नहीं लग रहा. X plus Y is 25-30, X plus Y by 2 is X plus Y by 2. ये फुल टिकट हो गया और ये हाफ टिकट हो गया, is 38-10.
x प्लस y/2। हाफ टिकट में फुल रिजर्वेशन चार्जेस, फेयर जो है वो आधा हो जाता है। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, बट रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन अ हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। तो रिजर्वेशन चार्जेस दोनों में एक्स लगेंगे। जो फेयर है फुल टिकट में y है, हाफ टिकट में y/2। ठीक है, तो कहते हैं कि वन रिजर्व फर्स्ट क्लास फुल टिकट जो है वो है 2530। अब दूसरा है वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। वही डिस्टेंस है A to B इस 38 है। बस ये दो इक्वेशन जैसे सॉल्व कर लो। मैंने कहा ना ये पेपर में आने के चांसेस इसलिए है क्योंकि 3-4 साल से नहीं डाला। तो अगर टीचर को थोड़ा सा मतलब होता है ना कि लेट्स डू समथिंग तूफानी करते हैं, वो आता है ना, वही बात है इसमें। तो पेपर में डाल दो। ठीक है, तो इसकी सिर्फ भाषा है जिसको समझना है। आपके एग्जाम्पलर में, एक्स्ट्रा बुक्स में, आदि शर्मा में देखिए मेरे पास दूसरी बुक है, सब में इसमें सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कर लेना। और बोर्ड में थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। इस बार तो नहीं किया, बट देयर आर टाइम्स जब बोर्ड भी ना कहता है कि चलो पंगे लेते हैं, क्योंकि वो ना वो सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चन डालता है कि अच्छा ये भी आ सकता है, तो बोलो तो अच्छा ये भी पेपर में आ सकता है। तो जो फेयर है वो 2500 है, रेजर्वेशन चार्जेस 30 रुपए है। ये आता है। सॉल्व हो गया अश्मित? अच्छा, इसकी अब स्टेटमेंट बनाकर दिखाना मुझे। 2 men and 5 women can do a piece of work in 4 days, while 1 man and 1 woman can finish it in 12 days. How long the time taken by 1 man and 1 woman? लगता है सच। सहज अब ये समझ में आ गया? Yes, ma'am.
ये मैं देखना था, मैं कर रही हूँ, मैं कुछ और कर रही हूँ, किसने ना हिंट में गलत लिखा है, तो चलो। हाँ जी, इसकी मैंने कल भी, उससे पहले भी आपको इसकी स्टेटमेंट बनानी सिखाई थी। समझ में आ गया ये? क्या लिखोगे? 2/x प्लस 5/y is equal to 1/4. 2/x plus 5/y is equal to 1/4. हाँ जी बेटा, हाँ बेटा, हल 12 o'clock है बेटा, अभी है, हाँ मतलब 1 o'clock। समझ में आ गया? इसको सॉल्व करना है, या तो ए और बी लेकर सॉल्व करते हो आप, है ना, या फिर हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली अगर कर सकते हो, देयर आर टाइम्स इसको गलत कोई नहीं करेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट 1/x का 2 है, तो मैं डायरेक्टली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। समझ में आ गया? तो मेरी स्टेटमेंट है 2/x 5/y 1/4। यहाँ पर ये 2/x होगा ना, बिकॉज 2/1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस 2/y इज इक्वल टू 2/12 हो गया 1/6। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये गलत कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ क्या करो, 5/y माइनस 2/y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। ठीक है ना, एलसीएम ले लो, या 6 - 4 2/24 कर लो। एलसीएम नहीं है यहाँ पे, कैलकुलेशंस है, तो यहाँ पे 24 से कर सकते हैं, जहां पे एलसीएम कहा जाएगा वहां 12 भी लोगे। बात समझ में आई? गुरनूर समझ में आ गया आपको? अश्मीत समझ में आ गया? 2/24, ये 1/12 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 36। तो y की वैल्यू 36 है, देखो 1/x प्लस 1/36 इज इक्वल टू 1/12। तो 1/x इज 1/12। सॉल्व कर लिया है सबने? यहाँ पे 3 - 1 2/36 आ गया। तो मैन टेक्स 18 days और वुमेन टेक्स 36 days टू फिनिश द सेम वर्क। समझ में आ गया इतना? इसमें ना दो चीजें रह गई हैं आपकी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला और एक इंटरेस्ट वाला, जिसकी स्टेटमेंट बनानी है, और एक बनाना वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अभी जो करवा रही हूँ ना, लिख लो, 3 क्वेश्चंस रहेगा जो डिफरेंट वाली हैं। अभी जो करवाना है वो है प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब भी हमें इसका प्रूफ लिखना है, ये रट्टा ही मारना होगा। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, तो रट्टा ही मारना है पहले। तो लेट अस एज्यूम दैट √3 is a rational number. So therefore, √3 is equal to P by Q. P and Q are co-prime integers. Q is not equal to C. आयशा थोड़ी देर वेट करो। √3Q is equal to P ऑनलाइन में। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। So 3Q² is equal to P², और आप लिख दोगे therefore Q² is equal to P² by 3। Q² इंटेजर है ना, इसका मतलब P², therefore this means P² is divisible by 3 और P is divisible by 3। Therefore P is equal to 3K, where K is any, मैं यहाँ पे नॉन जीरो लिख देती हूँ, नॉन जीरो।
इंटीजर लिख दो, नंबर लिख दो, ठीक है। k इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, तो p की जगह 3k पुट किया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर बाय 3, which becomes q square is equal to 9k square by 3, which is q square is equal to 3k square. तो यहाँ पे इंटीजर जरूरी हो गया ना, क्योंकि k को इंटीजर करना है तो q शुड बी डिविजिबल बाय 3। जैसे कि अगर मैंने कहा है कि यहाँ पर आपके 5 आ रहा है, तो q बाय 3 अगर करेंगे तो आप यहाँ पे इसको 15 लिखोगे, है ना। अगर मैंने फ्रैक्शन कर दिया तो q भी आपका इंटीजर नहीं रहेगा, वो फ्रैक्शन की तरह बनकर आ सकता है। दैट्स व्हाई इंटीजर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हम लिख देंगे therefore it means q is divisible by 3। अब इसकी बात से और इसकी बात से हम क्या करेंगे, p and q are both divisible by 3, जिसने कहा which means p and q are not co-prime। this, अब ये 2-3 लाइन ना आपकी एनसीईआरटी में ही दी हुई है, तो उसको एज इट इज लिख देना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that p and q are co-prime। this contradiction सेक्रेड हार्ट में ना स्पेशली इस चीज के मार्क्स होते हैं आपके स्कूल में, स्पेशली ये जो लाइंस है ना इसके मार्क्स कट करते हैं, ठीक है। बाकी स्कूल्स आई रिमेम्बर उन्होंने इतना फर्ज नहीं किया था, बट यहाँ पे कहा था नहीं नहीं लिखना है, वो भी 1-2 टीचर्स होती है, हर साल कोई टीचर मिल जाती है नहीं। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen from our incorrect assumption that √3 is rational। Therefore, our assumption is wrong, is incorrect. Hence, √3 is irrational। ये 3 नंबर है आपके पेपर में, एज इट इज इसको लिख कर आना है। ये मिल गया तो मतलब एक बोनस नहीं होता कि पता ही ये क्वेश्चन होगा फटाफट से चेप दो, ठीक है। हाँ बेटा इसका कोई ना कोई फॉर्मेट तो आएगा ही ना, 2 + √3 आ जाएगा, इस पे ये इजी आ जाए, डिफिकल्ट ना आए, नहीं वो मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी इतना याद कर लो, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में ना एक्स्ट्रा लगाकर तुम्हें बता दूंगी, तुम्हारा मेन एक प्रूफ हो गया, ठीक है। हो गया बच्चों, चलो